हेलो ऑल। आज का टॉपिक है हमारा मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस आज हम स्टडी करेंगे। 5 6 या 7 स्लाइड्स हैं इस पूरे में। इस सारी स्लाइड्स में हम मेटामॉर्फोसिस अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो पहली बात जो मेटामॉर्फोसिस के बारे में बतानी चाहिए, दैट इज़ कि मेटामॉर्फोसिस एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का एक तरह से हम डेफिनेशन बताने जा रही हूँ मैं आपको। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंटल फेनोमेना। ठीक है, देखो एक तो क्या होता है ना कि जब कोई क्रिएचर बनता है, जैसे कोई भी एनिमल है, जब वो बर्थ लेता है या फिर हैचिंग होती है उसकी, तब वो जैसा है उस समय, उसका स्ट्रक्चर जैसा है वो ठीक है, वो उस समय के लिए है। लेकिन अगर हार्मोन की वजह से उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाता है, यानी कि अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर से वो हार्मोन्स की वजह से बिल्कुल अलग दिखने लग जाता है बाद में, तो इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये जनरल वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो ये इसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस एक तरह का डेवलपमेंट होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ के बाद होता है। एक तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है जो कि एम्ब्रायोज में होता है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं जिसके बारे में। लेकिन मेटामॉर्फोसिस क्या है? किसी भी एनिमल का जब बर्थ हो जाता है उसके बाद उसकी बॉडी में जब हार्मोन्स चेंज होते हैं। हार्मोन्स चेंज का मतलब, मेरा मतलब है यहाँ पे मैं थायराइड हार्मोन की बात कर रही हूँ। थायराइड हार्मोन की वजह से बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसको हम मेटामॉर्फोसिस बोल देते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस अगर हम बात करें तो वो चेंजेस जो हैं, जब हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता क्या है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में क्या है कि जो न्यू बेबी जब बॉर्न होता है, जब वो पैदा होता है, तो उसकी बॉडी के फीचर्स लगभग लगभग एडल्ट के जैसे होते हैं। कुछ ग्लैंड्स या फिर कुछ जो उसके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो हाँ एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक्टिवेट होता है। जैसे कि उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए, उनके दांत वगैरह पूरे नहीं होते हैं, तो जब वो बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब उनके दांत आ जाते हैं। बट मोर और लेस वो एडल्ट के जैसे ही होते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? जब लाइफ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे सीधा सीधा एग्जांपल है यहाँ पे फ्रॉग का। फ्रॉग में क्या होता है कि उसकी हाफ लाइफ जो होती है फ्रॉग की, वो एज अ टैडपोल रहती है। टैडपोल में क्या है, वो एक तरह का हर्बीवोरस है, एक बहुत डेलिकेट सा ऑर्गेनिज्म होगा। उसका बॉडी स्ट्रक्चर, जो फीचर्स होते हैं पूरे अलग होते हैं। अब जैसे ही वो एडल्ट बनता है, वहाँ पे उसका मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे T3 जो हार्मोन होता है उसका बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो जैसे ही वो एडल्ट होता है तो फ्रॉग की पूरी स्किन चेंज हो जाती है, उसकी आँखों का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, टेल डिग्रेडेड हो जाती है उसमें। तो बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। तो इसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेटामॉर्फोसिस है ये एक तो डेवलपमेंटल प्रोसेस भी है और एक इकोलॉजिकल ट्रांजिशन भी है। डेवलपमेंटल क्यों बोला मैंने इसको, ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे डेवलपमेंट हो जाता है ऑर्गेनिज्म का, एक फर्दर डेवलपमेंट हो जाता है। कहने का मतलब है जैसा वो पहले था वैसा नहीं रहता, चेंज हो जाता है, तो ये डेवलपमेंट हो गया। अब इकोलॉजिकल ट्रांजिशन क्यों बोला? क्योंकि जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो ऑर्गेनिज्म का जो लार्वल स्टेज होता है वहाँ पर जिस जिस कंडीशन में जो वो हैबिटेट वहाँ पे प्रेफर कर रहा होता है और जो फूडिंग प्रेफर कर रहा होता है लार्वल कंडीशन में, एडल्ट बनने के बाद यानी कि मेटामॉर्फोसिस होने के बाद वो उस तरह का हैबिटेट और उस तरह का फूड प्रेफर नहीं करता। उसका हैबिटेट भी चेंज हो जाता है और फूड भी चेंज हो जाता है। इसलिए इसको इकोलॉजिकल ट्रांजिशन भी बोल दिया, क्योंकि इकोलॉजी आपको पता है ये पूरी रिलेट कर रही है आपकी फूडिंग से, आपके हैबिटेट से, कहाँ पर आप रह रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो। तो इसीलिए इसको इकोलॉजिकल ट्रांजिशन भी बोल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब देखिए एक प्राइमरी हम बात कर रहे हैं कि मेटामॉर्फोसिस हो रही है, हम लार्वा की बात करेंगे यहाँ पे ऑब्वियसली। तो लार्वल जो कंडीशंस होती हैं
वो भी 2 टाइप की होती है। ठीक हो गया। एक तो है प्राइमरी लार्वा, ये है एक सेकेंड, ओके, तो ये प्राइमरी लार्वा है और ये सेकेंडरी लार्वा है। प्राइमरी, ये जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में जो भी मटेरियल डाला हुआ है, ये आपको थॉरोली पढ़ना है। मैं जो मटेरियल आपका यहाँ पर है इसी को मैं मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके सामने, क्योंकि कभी कभी ये रहता है कि पढ़ के समझ नहीं आती चीज़ें जल्दी से। इसमें भी वही चीज़ है जो मैं आपको बोल रही हूँ, स्लाइड्स में वही मटेरियल है जो मैं आपको अभी डिक्टेट कर रही हूँ या फिर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पूरी स्लाइड्स को आपको थॉरोली पढ़ना है, तभी जाके चीज़ें समझ में आएंगी अच्छी तरह से। तो प्राइमरी लार्वा और सेकेंडरी लार्वा 2 टाइप के लार्वाज होते हैं जब हम बात कर रहे हैं मेटामॉर्फोसिस की। तो प्राइमरी लार्वा में सबसे अच्छा एग्जांपल सी अर्चिन का है। सी अर्चिन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो सी अर्चिन क्या होता है, जब वो लार्वल फॉर्म में होता है तो क्या करता है ये प्लैंकटन फूड में और जो सी ओशन होता है उस मतलब उसमें जो प्लैंकटन होता है उस पर ज़िंदा रहता है। ठीक है। और जब ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी कि इसकी अगर उस समय जब इसका लार्वल फॉर्म होती है, अगर इसकी बॉडी को बीच से कट करो तो बिल्कुल 2 हिस्सों, बिल्कुल 2 इक्वल हाफ्स में बट सकता है। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाता है तो क्या करता है, इसकी पेंटामेरल सिमेट्री हो जाती है, यानी कि इसकी बॉडी को आप 5 प्लेन से कट कर सकते हो, इतना ही इसकी बॉडी चेंज हो जाती है। और क्या होता है कि ये इसका पूरा फूडिंग वगैरह ये सब चेंज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी प्लेन होता है, इसका बॉडी प्लेन का मतलब क्या है कि बॉडी का जो अभी मैंने बोला आपको कि मान ये सी अर्चिन है कि इसकी लार्वा वाली कंडीशन को अगर 2 हिस्सों में कट कर दिया जाए तो ये इक्वल बढ़ जाता है। लेकिन अगर जब ये बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो अगर इसकी सिमेट्री क्या पेंटामेरल हो जाती है, मतलब यहाँ पर कोई बॉडी प्लेन का कुछ रह ही नहीं जाता, कहीं से कहीं तक ये दोनों सिमिलरिटी नहीं शो करते, तो इसको हम प्राइमरी लार्वा बोलते हैं। ऐसे लार्वाज क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं। तो अब सेकेंडरी लार्वा क्या है, सेकेंडरी लार्वा वो होते हैं जिनमें कि जो एडल्ट होता है वो बेसिक बॉडी प्लेन को पजेस कर रहा होता है। मतलब है कि अगर ये कोई एनिमल है, ये इसका बॉडी प्लेन है बीच में, ठीक है। अब जब ये लार्वा कंडीशन में है तो मान लो यहाँ पर कोई ऑर्गन होता होगा, फिर यहाँ पे कोई ऑर्गन होता, कुछ भी होता होगा। अब जब वो एडल्ट कंडीशन में आ रहा है तो ये जो इसके ऑर्गन्स हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं और यहाँ पर दूसरे ऑर्गन आ जाते हैं। मतलब कि जो चीज़ डीजनरेट हुई उसमें एक और रीजनरेशन हो गया, लेकिन बॉडी प्लेन चेंज नहीं हुआ, बॉडी प्लेन वही रहा है। जैसे सी अर्चिन में क्या हुआ, 5 बॉडी प्लेन्स बन गए ना बाद में जब वो एडल्ट बना, लेकिन यहाँ पर को क्या होगा, सेकेंडरी लार्वा में क्या होगा कि बॉडी प्लेन चेंज नहीं होता है, बॉडी प्लेन वही रहता है। बस जो ऑर्गन्स हैं वो कुछ ऑर्गन की डेथ हो जाती है और कुछ ऑर्गन रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक, तो ये सेकेंडरी लार्वा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पर्टिकुलरली एम्फीबियंस की बात करें, अगर एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस जो कि आपके कोर्स में भी है, तो एम्फीबियन का अगर मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो अगर हम एम्फीबिया में, अब आपको पता है कि एम्फीबिया क्या होते हैं, उनको पानी में भी रहना होता है और उनको लैंड पे भी रहना होता है। तो इनकी बॉडी उसी तरह से अपने आप को मेटामॉर्फ कर लेती है बाद में। स्टार्टिंग में जब लार्वल कंडीशन होती है तब तो पानी में ही रहते हैं, लेकिन जब वो एडल्ट बन जाते हैं तो उनका धीरे धीरे जो इस तरह का डेवलपमेंट होता है, वो मेटामॉर्फोसिस जो होती है उनमें, वो उनको मार्शी एरिया में और टेरेस्ट्रियल एरिया में दोनों में रहने के लिए सुटेबल बना देती है। तो अगर हम बात करें, जिसको यूरोडेल्स की बात करें, हम यूरोडेला आपने सुना होगा, तो जैसे सैलमेंडर को हम यूरोडेला में रखते हैं। तो सैलमेंडर्स में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। सैलमेंडर्स में क्या होता है कि जो लार्वल फॉर्म में जो इनकी टेल बन गई थी, लार्वल फॉर्म में हमेशा टेल बनती है, ठीक है। तो जो टेल थी लार्वल स्टेज की, उसका रिजॉर्प्शन हो जाता है और डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल गिल्स, और एक्सटर्नल गिल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और स्किन का टेक्सचर बदल जाता है, जब वो एडल्ट बनते हैं तब की बात कर रहे हैं। और एन्यूरेंस में क्या होता है, फ्रॉग और टोड्स में, इनमें क्या होता है, इनमें चेंजेस एक्स्ट्रा होता है, ड्रामेटिक होता है। बहुत ड्रामेटिक का मतलब हमेशा ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। मतलब लार्वा कुछ और ही दिखता था
और एडल्ट कुछ और ही दिखने लग गया, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये दोनों एक ही एनिमल थे। ये होता है ड्रामेटिक चेंज। तो इसमें क्या होगा कि ये मॉडिफिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा का मेरा मतलब है, देखो आँखें, मैंने पहले ही बताया था कि आँखें जब ये होते हैं लार्वल फॉर्म में, तो आँखें इनकी लेटरली होती हैं, मतलब सर के दाएं साइड और बाएं साइड ऐसे इस तरह से घूमी हुई होती है, बाइनोकुलर विजन होता है इनका। लेकिन जब ये एडल्ट बन जाते हैं तो आँखें आगे आगे की साइड को आ जाती हैं। प्लस इनकी स्किन, जो इनके इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स वगैरह, ये पहले नहीं होती हैं ग्लैंड्स, बाद में इनकी कुछ म्यूकस सिक्रेट करने वाली ग्लैंड्स आ जाती हैं इनमें, मतलब कि एडल्ट कंडीशन में। टेल इनका डिजेनरेट हो जाता है, और क्या हो जाता है, लिम्स आ जाते हैं उसकी जगह पे, ठीक है। और वैसे ही गिल्स वगैरह में भी चेंज आ जाते हैं। तो इनका सबका सीन क्या है कि जो एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस होता है, ये हार्मोन का नाम मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर भी बता रही हूँ आपको, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। T3 और T4, बेसिकली T3 से, मेनली T3 की वजह से इनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। प्लस इनमें जो है अब हार्मोनल चेंजेस कैसे आएंगे, क्योंकि हार्मोन इनकी बॉडी में बनेगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड से फिर बाकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जहाँ जहाँ पर इनको डिग्रेडेड होना है और जहाँ पे इनको एक्सप्रेशन करना है, वहाँ पर कोई अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है कि इनमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ जैसे हैंड लिम्ब की ग्रोथ हो जाएगी। डेथ किसकी होगी, टेल की डेथ। पता, टेल की डेथ का मतलब है कि टेल में जो भी सेल्स होंगी उनकी डेथ हो जाएगी, तो टेल खुद ही खुद क्या हो जाएगी, डिग्रेडेड हो जाएगी। रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग का मतलब है कि कोई ऑर्गन बॉडी का जैसा था वो रहेगा तो वैसा ही, लेकिन उसका थोड़ा सा शेप बदल जाएगा। रीमॉडलिंग मतलब समझ जाओ, ठीक है। उसमें ना कुछ बनेगा ना कुछ घटेगा, लेकिन वो अपने आप में वो ऑर्गन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसका मॉडल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ओके। और फिर कुछ एंजाइम्स में फेरबदल हो जाता है। एंजाइम्स में फेरबदल तो होना ही है, तभी जा करके क्या होगा, इनका प्रोटीन, अलग टाइप की प्रोटीन बनेगी, और उस अलग टाइप की प्रोटीन की वजह से अलग टाइप के ऑर्गन्स बनेंगे। अब ये जो आपकी टेबल है यहाँ पे जो शो कर रखी है, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न करना है। अपने आंसर में भी अगर आप ये टेबल डालेंगे तो आंसर विल बी बहुत अच्छा आंसर बनेगा आपका। इसमें क्या है कि आपको दिखा रखा है कि सिस्टम, मतलब लोकोमोटरी सिस्टम में क्या चेंज आता है। जब जब लार्वल कंडीशन में है तो वो एक्वेटिक होता है, और जब एडल्ट कंडीशन में है तो टेरेस्ट्रियल हो जाता है। वैसे ही रेस्पिरेशन पहले गिल्स से होता था, फिर गिल्स, लंग्स और हीमोग्लोबिन से। मतलब पहले तो लार्वल हीमोग्लोबिन रहता है उसमें, बाद में एडल्ट हीमोग्लोबिन बन जाता है। फिर वैसे ही न्यूट्रिशन के लिए न्यूरॉन्स नई न्यूरॉन्स बनने लग जाती हैं बाद में एडल्ट के टाइम पे। और इंटेग्यूमेंट, देखिए इंटेग्यूमेंट पहले इसकी स्किन का मतलब है, इसकी स्किन सिंपल सी होती है, इसमें ग्लैंड्स वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं थे। बाद में स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स जो होती हैं, जो कि कुछ म्यूकस ग्लैंड्स भी अपने अंदर पोजेस करती हैं, उनका डेवलपमेंट हो जाता है। और स्ट्रक्चर जो स्किन होती है उसकी फ्रॉक की बहुत ज़्यादा रफ खुरदुरी हो जाती है, ताकि वो टेरेस्ट्रियल रीजन में भी अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके। तो ये आप चार्ट, ये जो टेबल है इसको देख लेना अच्छी तरह से। अब आते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विथ एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस, जिसके बाद जो स्लाइड आने वाली है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ T3 हार्मोन। T3 हार्मोन ही सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे। अगर किसी टेडपोल की बॉडी से T3 हार्मोन को निकाल दिया जाए तो उसकी बॉडी कभी भी डेवलपमेंट नहीं करेगी, वो टेडपोल ही कंडीशन में रहेगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। इसीलिए T3 हार्मोन बहुत ज़्यादा, T3 हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है मेटामॉर्फोसिस के लिए, ठीक है। तो देखिए ट्राईआइडोथायरोन यानी T3 क्या करता है, ये एडल्ट स्पेसिफिक ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है बनने के लिए। लिम्ब को बनाता है सबसे पहले, तो टेल को हटा देता है और लिम्ब को बनाता है। इसके अलावा आईज़ को, आईलिड्स को, ये सारी देखो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की बात हो रही है, क्योंकि आपको ये बताना है कि जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो मॉर्फोलॉजिकली जो फ्रॉग होता है वो कैसे चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या होगा, उसकी जो टेल होगी, फिन लाइक टेल होती है ना उसकी, जो फिन को ऐसे मोड़ता है, तो वो फिन लाइक टेल पूरी डिग्रेडेट हो जाती है। और क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है मतलब, और उसकी जगह पे लिम्स बन जाते हैं। ये कौन करता है, T3 हार्मोन की वजह से। T3 हार्मोन
डायरेक्टली नहीं करेगा, मतलब T3 हार्मोन जाएगा कहाँ, सेल्स में जाएगा, सेल्स में फिर वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से फिर इस तरह के एंजाइम्स बनेंगे जो कि लिम्ब की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और क्या है, मोर ओवर T3 इंड्यूसेस द प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू न्यूरॉन्स। यस, जो T3 होगा, अब देखो नए ऑर्गन बन रहे हैं तो नए ऑर्गन्स को चलाने के लिए नए न्यूरॉन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो T3 जो करता है न्यूरॉन्स को भी बनाता है, न्यूरॉन्स का प्रोलिफरेशन करता है और न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन होती है उसको भी प्रोलिफरेशन करके उसको नए वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर उसके अंदर डालने का कहने का मतलब है कि वहाँ तक पहुँचते हैं फिर नए न्यूरॉन्स, मतलब एक न्यूरॉन बनेगा और फिर जो एक्सॉन्स होते हैं वो अपने अपने पाथवे को फॉलो करने लग जाते हैं। मतलब कि T3 का बहुत अच्छा, बहुत ड्रामेटिक रोल है किसमें, एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस में। तो अगर हम T3 को ब्लॉक कर दें, कभी भी T3 की एक्टिवेशन को ब्लॉक कर दें तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या है, देखिए आइज़ के बारे में लिखा हुआ है इसमें कि आइज़ जो होती हैं पहले इनका बाइनोकुलर विज़न होता है, यानी कि आइज़ हेड के दोनों तरफ, जैसे इसका रहता है, जैसे आपके स्नेक्स का होता है कि हेड के दाएं साइड और बाएं साइड आई होती है, तो उनका बाइनोकुलर विज़न होता है, इस साइड भी देख सकते हैं, दाएं साइड भी बाएं साइड भी, क्योंकि उस समय उनको चाहिए, ये ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो उनको अपने शिकारियों से बचना होता है। और उस जब टेडपोल वाली कंडीशन में तब वो हर्बीवोरस भी होता है, तो उसको प्लैंकटन्स को ज़्यादा देखने के लिए काम आ जाता है, प्लैंकटन्स के ऊपर फीड करने के लिए वो आइज़ जो है तो उनको जल्दी कैच करवा देती हैं। लेकिन जब एडल्ट बनते हैं तो फिर वो कार्निवरस हो जाते हैं और उनकी आइज़ जो है आगे की तरफ आने आ जाती हैं ताकि वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है डायग्राम जिसमें आपको शो कर रखा होगा कि ये देखिए, ये जो आइज़ हैं ये हैं टेडपोल की, देखिए इतनी साइड को है, और ये वाली आइज़ जो हैं जब ये एडल्ट हो जाता है तब, ठीक है। और जो ये नीचे लिखा हुआ है जितनी भी चीज़ें, ये अच्छी तरह से एक बार आप पढ़ लेना तो ये डायग्राम ढंग से समझ आ जाएगा। फिर है सेल डेथ, ऑब्वियसली सेल डेथ भी T3 नई सेल्स को डेवलप करने का मतलब है कि नए टिश्यूज़, फिर नए ऑर्गन्स को डेवलप करना, और जिस ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है अब एडल्ट को, उस ऑर्गन को ये हटा भी देता है, T3 हार्मोन ही करता है ये सब, यानी कि सेल डेथ को भी कॉज करता है। सेल डेथ में सबसे पहले आपको पैडल लाइक टेल, ठीक है, पैडल लाइक टेल को ये डिग्रेडेट करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग गिल्स को ये क्या करता है, डीजनरेट कर देता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स T3 टेलिंग, हाँ, और क्या कहते थे, T3 जो है, T3 क्या करेगा कि या तो ये जो जिस ऑर्गन जो क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, जो ख़त्म हो रहा है जो ऑर्गन, उस ऑर्गन को या तो ये इसका एपोप्टोसिस कर देता है, या तो उसको डेथ कॉज करवा देता है, ठीक है, या फिर उसको सुसाइड कॉज करवा देता है। कहने का मतलब है ये T3 इस तरह से रिएक्ट करता है कि जो सेल्स होती हैं या तो वो खुद ही मर जाती हैं, या फिर बाकी कोई जो फैक्टर्स होता है वो उन सेल्स पे अटैक करके उनको मार देता है, ख़त्म कर देता है। तो ये काम भी T3 का होता है, और ये एविडेंसेस में ये पाया गया है कि स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में T3 जो होता है वो पहले किल करता है सेल्स को, बाद में मतलब लेटर टाइम पे क्या होता है कि सेल्स जो हैं खुद से सुसाइड कर लेती हैं, ये होता है। तो जो ये एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग एंजाइम है वो है कैस्पेस 9, ठीक है। ये कैस्पेस 9, मेरा कहने का मतलब ये है कि T3 जो हार्मोन होता है वो कैस्पेस 9 एंजाइम को बनाता है, उसकी T3 की वजह से कैस्पेस 9 एंजाइम बनता है और उसकी वजह से सेल डेथ कॉज हो जाती है, सिंपल सी बात है। अब है हार्मोनल कंट्रोल, सिंपल सी बात यही है कि हार्मोनल कंट्रोल बोलो या फिर मॉर्फोलॉजिकल जो चीज़ें, जो चेंजेस आए थे, दोनों में आपको T3 इंक्लूड करना ज़रूरी है। T3 ही क्या करता है, T3 ही यानी कि थायराइड हार्मोन ही वो हार्मोन है जो कि क्या करेगा, एम्फीबियंस के अंदर इसको मेटामॉर्फोसिस को स्टिमुलेट करेगा, इनिशिएट करेगा, ठीक हो गया।
देखिए T3 हार्मोन किस तरह से अब काम करता है, सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आपको घबराने वाली, मतलब ऐसा करने वाली ज़रूरत नहीं है कि हौच पौच मन नहीं करना है आप लोगों ने। T3 का सारा रोल लिख देना है यहाँ पर को आपने, बस इतना करना है। तो T3 क्या करता है सबसे पहले तो देखो, आपको पता है कि T3 अलोन T3 नहीं बनता, T3 T4 दोनों बनते हैं बॉडी में। तो T4 क्या होता है, वो T3 में कन्वर्ट होता है सबसे पहले। T3 आपको पता है, पहले से ही पता है सब लोगों को कि T3 हार्मोन ज़्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म होता है। तो T3 एक्टिवेट क्या करता है, ये पहले T4 जो होता है उससे एक आयोडीन हट जाता है, जिसकी वजह से T3 बनता है। फिर T3 क्या करता है, वो TRS यानी कि थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, मतलब कोई भी हार्मोन है वो अपने रिसेप्टर में जब कंबाइंड होगा तभी जाके वो अपना एक्टिवेशन कर सकता है, यानी कि तभी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेगा। तो T3 जैसे T3 और T4 दोनों रिलीज हुए, तो T4 से भी फिर T3 बन गया। अब T3 क्या करेगा, T3 हार्मोन अपने रिसेप्टर में जाएगा। इसके जो थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं वो सेल के मेम्ब्रेन में नहीं होते, बल्कि कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में पहले से ही मौजूद होते हैं। तो वो न्यूक्लियस तक पहुँचेगा, और न्यूक्लियस में पहुँचने के बाद ये जब ये अपने रिसेप्टर से कंबाइंड होगा, उसके बाद ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं इसके, वो ऐसी प्रोटीन्स को बनाना स्टिमुलेट कर देते हैं जो कि मेटामॉर्फोसिस इनिशिएट करता है। ठीक है, तो जो ये T3 का कंसंट्रेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए, और हार्मोन रिसेप्टर्स भी होने चाहिए। अगर सेल्स में T3 मान लो सेल के अंदर जा रही है लेकिन वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर है ही नहीं, तो काम नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि सेल में मेटामॉर्फोसिस हो, तो वहाँ पे इट इज़ नेसेसरी टू हैविंग TRS ऑल्सो, यानी कि थायराइड हार्मोन रिसेप्टर भी होने वहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, अब जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर हैं इसमें भी कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे टाइप 2 डीआयोडीनेज, ये एंजाइम होना ज़रूरी है। ये क्यों होना ज़रूरी है, ताकि वो T4 से एक आयोडीन को रिमूव कर सके, ताकि वो T3 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि T3 का लेवल अप होना बहुत ज़रूरी है। तो T3 का लेवल अप कब होगा, जब T4 से एक आयोडीन हटेगा और वो T3 में बदल जाएगा। ठीक, और उसी तरह से टाइप 3 डीआयोडीनेज भी एक एंजाइम होता है जो कि T3 से एक आयोडीन को हटा देता है और T2 में कन्वर्ट कर देता है, ताकि फिर वो इनएक्टिवेट हो जाए। हार्मोन्स का इनएक्टिवेट होना भी ज़रूरी है। वो हर समय अपना काम अगर करते रहेंगे तो फिर बहुत बुरा वाला मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। कहने का मतलब है एक हद तक ही T3 का एक्टिवेशन ज़रूरी है। तो जब एक हद तक T3 अपना काम कर लेता है तो टाइप 3 डी आयोडीनेज वहाँ से एक आयोडीन को मॉलिक्यूल को हटा लेता है, जिसकी वजह से T2 बन जाता है, और वो क्या होता है, वो काम नहीं कर पाता फिर T3 अपना। तो देखिए, जो T3 और T4, हम T3 की बात कर रहे हैं, तो T3 जो इसका जो रिसेप्टर होता है वो अकेले काम नहीं करता। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। T3 का जो रिसेप्टर होता है वो हमेशा ट्रेटिनॉइड रिसेप्टर के साथ काम करता है, मैं यानी कि डाइमर बनाता है। मान लो ये TR का है, TR का रिसेप्टर हो गया, मतलब सॉरी TR हो गया, TR मतलब थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। तो ये TR हो गया मान लो, और तो ये अकेले काम नहीं कर पाएगा कभी भी। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए रेटिनॉइड रिसेप्टर यहाँ पे। ठीक है, एक और रेटिनॉइड रिसेप्टर चाहिए, यानी कि RXR। जब ये दोनों रेटिनॉइड रिसेप्टर और ये TR जब कॉम्प्लेक्स में होंगे, तभी जो है ये अपनी मतलब प्रमोट इन्हेंस कर सकते हैं। ये किसी जो भी काम कर रहे हैं उसका इन्हेंसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों रिसेप्टर्स अलग अलग है, मान लो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं हुए, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर का काम करते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देते हैं उस टाइम पे, ये रिप्रेस कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन को। किसका ट्रांसक्रिप्शन, मेटामॉर्फोसिस कॉजिंग फैक्टर्स का ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं कुछ आपके मेटामॉर्फोसिस के। तो मेटामॉर्फोसिस में मेनली आपको डालना है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और हार्मोनल कंट्रोल। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मेटामॉर्फोसिस जब आप आंसर लिखते हो। तो इन चीज़ों को आपको ढंग से देखना ज़रूरी है। ठीक, ओके देन, थैंक यू।